Good morning. Good morning. Welcome, students. Metric space, open and closed sets. Lecture 5. हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले आप देखिए, हम एक डेफिनेशन क्लोजर ऑफ ए सेट को समझने जा रहे हैं. लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी. एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस है और ए इसका कोई भी एक सबसेट है. ध्यान से सुनिएगा, वी आर नॉट कॉलिंग ए ओपन सेट और क्लोज सेट. वी आर सिंपली सेइंग दैट ए इज ए सबसेट. देन द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड एज ए बार. तो ये एक नया सिंबल आपके सामने आज इंट्रोड्यूस हो रहा है. किसी सेट के ऊपर अगर इस तरह का एक बार का सिंबल लग रहा है, यूजुअली आपने बार का सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर यूज़ किया होगा, वहाँ हम इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट. लेकिन यहाँ पर हमको ये सिंबल एक सेट के ऊपर हम इंसर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं. तो इसको हम रीड करेंगे क्लोजर ऑफ ए. ठीक है. एंड इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए. मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई भी ए एक सेट है मीट्रिक स्पेस का. तो अब इस सेट को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक यहाँ पर एक ऐसा सेट बनाया, रेड कलर से बना रहा हूँ मैं ये, और मैं कह रहा हूँ इस सेट का नाम मैंने रखा एफ. ये इस एफ सेट की दो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हैं. पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ए को कंटेन करता है. कंटेन करने का मतलब ये है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ एफ. ये इस एफ सेट की पहली कैरेक्टरिस्टिक है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एफ सेट की है कि एफ इज क्लोज्ड. ठीक है. तो अब हम कह रहे हैं कि इस तरह के जितने भी एफ सेट हैं, मतलब ऑल पॉसिबल क्लोज सेट्स को आप सोचिए जो ए को कंटेन करते हैं और क्लोज्ड है. ऐसे जितने भी क्लोज सेट्स हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं, उन सब का इंटरसेक्शन देखिए इधर आप. इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन किसका? ये एक सेट के आगे हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाया है. इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर जितने भी एफ सेट हैं, ये जो सेट है, ये वाला सेट जो कि एफ सेट कंटेन कर रहा है, एक एफ सेट नहीं, सेवरल एफ सेट. और उन सारे एफ सेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सबके सब क्लोज्ड हैं और वो सबके सब ए को कंटेन कर रहे हैं. ए इज ए सबसेट ऑफ एफ. तो ऐसे जितने भी एफ सेट हैं, उन सब का इंटरसेक्शन जो होगा वो कहलाएगा ए बार या क्लोजर ऑफ ए. तो ये आपके क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन है. ठीक है. अब आप देखिए, एक कंक्लूजन इस डेफिनेशन से मैं निकाल रहा हूँ, जो कि नोट लगा के हम लिख रहे हैं, और इसको हमें हमेशा लर्न रखना है, याद रखना है. क्या कंक्लूजन है? कि किसी भी ए सेट का जो क्लोजर होता है, ए बार, इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए. ये कह रहे हैं अपन. ये कंक्लूजन हम इस डेफिनेशन से निकाल रहे हैं. कैसे बताइए? तो आप देखिए द सिंपल. हम क्या कह रहे हैं कि ए बार कौन है? ए बार, ए बार क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन है ना. अब आप एक थ्योरम जो कि आपने अब तक शायद कर ली होगी, थ्योरम 2.6 का सी पार्ट. नहीं तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करके इस थ्योरम को पहले आप देखिए वहाँ पर कि 2.6 सी पार्ट थ्योरम क्या कहती है. वो ये कहती है, मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड. क्या मतलब हुआ इसका? कि आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स का मतलब कितनी भी संख्या में क्लोज सेट्स, चाहे फाइनाइट चाहे इनफाइनाइट. मैंने आपको बताया था आर्बिट्री फैमिली का मतलब. तो आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है मेरे पास. अगर मैं उस फैमिली के सारे क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लूँ, तो उस इंटरसेक्शन को लेने से जो मुझे सेट मिलेगा वो भी एक क्लोज सेट होगा.
वो ये थ्योरम कहती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस यहाँ पर इंटरसेक्शन में, यहाँ पर हम एफ सेट्स जो हैं क्लोज सेट्स उनका इंटरसेक्शन तो ले रहे हैं। अब ये एफ सेट गिनती में कितने हैं वी डोंट नो, ये फाइनाइट भी हो सकते हैं एफ सेट काउंटिंग में, ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, यानी कि आर्बिट्री हो सकते हैं ये। तो दोनों ही केसेस में जो इंटरसेक्शन आएगा सारे एफ सेट्स का जो ए को कंटेन कर रहे हैं वो भी क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। तो कहने का मतलब ए बार इज डेफिनेटली ए क्लोज सेट। अब दूसरा वर्ड जो यहाँ पर समझने का है, इसको हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, जो ए को कंटेन कर रहा है। तो बताइए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि साहब जो ए बार की हमारे पास डेफिनेशन है ना, वो क्या कहती है, ए बार के अंदर ए बार किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ सेट्स, और ईच एफ सेट के अंदर ए कंटेन्ड है। तो मतलब इन सारे एफ सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें भी ए कंटेन होगा, और वो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट होगा, अदरवाइज वो उन सबके इंटरसेक्शन के इक्वल कैसे होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ के इसको दिमाग में सेट कर लें कि ये हमको इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, ये हमको नेक्स्ट थ्योरम में ये कैरेक्टरिस्टिक काम में आने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम मेरी क्या कहती है, थ्योरम 2.11 आई एम गोइंग टू प्रूव। ये थ्योरम में मुझे प्रूव करना है कि ए बार इज इक्वल्स टू ए यूनियन डी ए, है ना। इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन, ये किस किस के बीच का रिलेशन है, ए इज एनी सबसेट, डी ए इज द डिराइव्ड सेट ऑफ ए, एंड ए बार वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट इज द क्लोजर ऑफ ए। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है ये, इसको आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इस रिलेशन को हम वी आर गोइंग टू प्रूव। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है, ये मैंने आपको जो आप इसका प्रूफ अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रूफ दे रखा है। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी। तो देखिए आई एम डिवाइडिंग दिस प्रूफ इन 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम ये प्रूव करेंगे, और फिर स्टेप नंबर 2 आगे है इसकी, उसके अंदर हम अगला वाला पार्ट प्रूव करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट स्टेप 1। इसमें हम सबसे पहले ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो मेरी लाइन, ये जो मेरा बॉक्स में मैटर लिखा हुआ है, इस बॉक्स का जो राइट हैंड RHS जो है ए यूनियन डी ए, आई एम गोइंग टू प्रूव कि दिस इज ऑलवेज ए क्लोज सेट। पहले मैं इसको क्लोज सेट प्रूव करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात देखिए, केयरफुली दिमाग में रखिए कि ये जो है ये 2 सेट की यूनियन है। इन 2 सेट की यूनियन में ए के बारे में वी डोंट नो, मतलब कहने का वी डोंट नो ए किस टाइप का सेट है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये किसी भी टाइप का सेट हो सकता है। मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ए इज ओपन और क्लोज्ड, ए यूनियन डी ए एज ए होल is always a closed set. This we are going to prove. ठीक है, how this we are going to prove? इसके लिए हम closed set की फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्या कहती है closed set की फर्स्ट डेफिनेशन? ये कहती है साहब कि अगर किसी सेट को क्लोज होना है तो उसके लिए आप प्रूव कर दीजिए कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, और टू प्रूव। अब मैंने यहाँ पर इसी पूरे बॉक्स वाले सेट के ऊपर डैश लगा दिया, तो ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दूँ तो इससे ये वाली बात प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए आप, अब हम यहाँ पर एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है जो कि आपने सेट थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, कि अगर हम कभी भी 2 सेट हैं ए और बी, इसकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये इक्वल आ जाता है इनके इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का, यानी कि ये डैश यहाँ पर दोनों पे अलग अलग आ जाएंगे और ये साइन यूनियन का इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। होप ये आपने देखा हुआ होगा। इसी को मैंने देखिए यहाँ पर अप्लाई किया है। जस्ट कैसे देखिए आप,
यहाँ पर ये जो डैश है मेरा, ये अंदर आ गया दोनों पे, और यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आई विल प्रूव दैट दिस सेट ए डैश इंटरसेक्शन डी डैश ए, ये एक ओपन सेट होगा। ठीक है, तो अब आप याद कीजिए कि हम किसी सेट को ओपन कैसे प्रूव करते हैं। मैं आपको बता रखा है कि किसी भी सेट को ओपन प्रूव करने की हमारे पास 2 स्टेप्स स्ट्रेटजी है। फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि जिस सेट को हमें ओपन प्रूव करना है, हम उसका एक आर्बिट्री एलिमेंट चूज कर लेते हैं। देखिए अब x मैंने आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया किसका, उस सेट का जिसको ओपन प्रूव करना है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे ही मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, तो कोई एलिमेंट अगर 2 सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि वो 100% दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है। और अब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एंड का मतलब और, ए में भी है और बी में भी है। ओके, तो यहां पर देखिए हमने एंड लिखा है। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू ए डैश का मीनिंग है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट में आने का क्या मीनिंग होता है। अगर कोई एलिमेंट x किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, पूरक में आ रहा है, इसका मतलब वो फिर उस सेट में नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है x माइनस ए, यानी वो उस हिस्से में आ रहा है जिसमें से a निकला हुआ है। ओके, इसी प्रकार x बिलोंग्स टू डी डैश ए का मीनिंग ये हो जाएगा। अब इसको मैंने आगे बढ़ाया, मैंने लिखा x डू नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए। इसका मतलब क्या है, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये डी ए का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। इसका मतलब x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। फिर आप लिमिट पॉइंट का मेरा लास्ट वाला लेक्चर याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी सबसेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन होगी, यहाँ पर आएगा इक्वल्स टू 5, नॉट के केस में आता है इक्वल्स टू 5, फिर r इज ए पॉजिटिव नंबर। अब SRX इंटरसेक्शन A बराबर 5 से मैं ये लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने आपको लास्ट एक थ्योरम में भी इस तरह का टैक्टिक्स यूज़ की थी हमने। ठीक है, अब इसको मैंने नंबर 1 पुट कर दिया, इस लाइन को SRX सबसेट A डैश। अब हम कह रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट ये एस्टेब्लिश करेंगे। एस्टेब्लिश करने का मतलब भी वही होता है, सिद्ध करना, प्रूव करना, है ना। अब मैं इस लाइन पे आप फोकस कीजिए, मुझे ये लाइन प्रूव करनी है, ये मेरा टारगेट है। क्यों करनी है अभी समझ में आएगा। अब आप याद कीजिए कि ए सबसेट बी प्रूव करने का मेरा जो नॉर्मल मेथड होता है, उसी से मैं इसको करूँगा। मैं एक एलिमेंट इसका मानूंगा और उसको इसमें शो कर दूंगा। तो SRX सबसेट डी डैश ए प्रूव करने के लिए मैंने एक एलिमेंट y SRX से एज्यूम किया। अब y बिलोंग्स टू SRX से मैं लिख रहा हूं एक, देखिए यहां पर मैं इस लेक्चर को फिलहाल पॉज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको एक बात पहले समझानी थी जो स्किप हो गई दिमाग से। यहां देखिए एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको समझने के बाद फिर अपन उसी स्टार वाली स्टेप पे आएंगे। यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ पर एक हम कंक्लूजन, एक फैक्ट हमेशा के लिए नोट करके याद कर लेंगे, वो कई थ्योरम्स में यूज़ होगा। क्या फैक्ट है ये कि व्हेनेवर एक ओपन बॉल है SRX, मतलब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये वाली, ये इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर इन दिस चैप्टर और एनीवेयर इन द बुक। एक एलिमेंट y है जो किसी ओपन बॉल में आ रहा है, तब हम इस एलिमेंट को सेंटर मानकर हमेशा एक ऐसी ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसकी की रेडियस हमने रो मान ली है, कि ये ओपन बॉल उस पहले से बनी हुई ओपन बॉल का सबसेट होगी। और ये जो रो है इसका फॉर्मूला ये है r माइनस dxy। देखिए इसको पहले मैं आपको फिगर में समझाता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बॉल दिख रही है, ये बॉल,
ये है मेरी बॉल SRX। तो इसको आप कैसे अज्यूम करोगे SRX? इसका आप सेंटर पकड़ोगे, इसका सेंटर देखिए ये रहा X, ये X मार्क कर रखा है मैंने, और इसकी रेडियस फिर R के इक्वल है। ये देखिए यहाँ से लेकर ये आपको रेडियस दिख रही है R के इक्वल, ये रही R, यानी ये जो बड़ी बॉल आपको दिख रही है इट इज़ SRX। अब इस बड़ी बॉल के अंदर हम एक कहीं भी एक एलिमेंट मार्क कर रहे हैं, उसका नाम हम रख रहे हैं Y। ये देखिए Y दिख गया आपको। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इस Y को सेंटर मानकर हम एक दूसरी बॉल बनाएं और इस बॉल की रेडियस है रो, और रो किसके इक्वल है? रो इज इक्वल्स टू R माइनस DXY। ये देखिए इधर, इस रो को हम पिक्चर में लोकेट करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, R में से DXY को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए आप R ये लेंथ है, बड़ी बॉल की रेडियस, एंड व्हाट इज DXY? DXY इज द रेडियस, DXY इज द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, ये DXY है। तो इस कंप्लीट R में से अगर मैं इस DXY इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कौन सी लेंथ बचेगी जरा बताइए? उसको मैं ग्रीन से मार्क कर दूं तो वो लेंथ बचेगी, देखिए ये है ना, ये मेरी इक्वल होगी R माइनस DXY, और इसी को मैं बोल रहा हूँ रो लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आपको, ये रो है ये। तो मेरा एक स्वाभाविक सा यहाँ पर एक कंक्लूजन है कि इस Y को सेंटर मान के और रो को रेडियस मानकर अगर मैं एक बॉल बनाऊं तो क्या ये बॉल बड़ी बॉल को क्रॉस करेगी? डेफिनेटली नॉट, ये उस बड़ी बॉल के अंदर ही बनेगी साहब। ठीक है, तो इस बात को देखिए मैंने यहाँ प्रूव भी किया है। कैसे प्रूव किया है? जैसे नॉर्मली हम A सबसेट B प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका एक एलिमेंट एज्यूम करके इसमें उसको बिलोंग बता दिया है। तो वो देखिए यहाँ इसका प्रूफ है, आप चाहें तो उसका एक बार देख लेना। तो मेन बात अपन को क्या समझनी है, इसका प्रूफ तो सिंपल है, मेन बात इस बात को याद करना है कि whenever there is an open ball, whenever इधर देखिए आप there is an open ball, कोई भी इसका सेंटर है, कुछ भी इसकी रेडियस है, अगर मैं इस बॉल के अंदर एक कहीं भी आर्बिट्री एलिमेंट एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो इस बड़ी बॉल की रेडियस माइनस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस करने से जो वैल्यू आएगी उसको अगर मैं उस वैल्यू को अगर मैं रेडियस मानकर, जैसे वो वैल्यू आएगी देखिए ये ब्लू में, ये ब्लू वाली लेंथ किसके इक्वल है? बड़ी बॉल की रेडियस माइनस डिस्टेंस ऑफ X एंड Y। तो अगर मैं इसको सेंटर मानकर एक नई ओपन बॉल बनाऊं जिसकी रेडियस ये ब्लू लेंथ है, तो वो नई बॉल, और वो डेफिनेटली बड़ी बॉल से छोटी होगी, वो इस बड़ी बॉल के अंदर कंटेन होगी या उसका सबसेट होगी। ये वाली बात हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे? यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, वापस अपन इसी लाइन पे आते हैं, Y इज़ एन एलिमेंट ऑफ SRX। तो अब आप वही दिमाग में पिक्चर लेके आइए जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इस Y को सेंटर मानकर हमने एक बॉल क्रिएट की, ये बड़ी बॉल में आ गई, वेयर रो इज़ दिस, इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस बात को मैंने यहाँ पर नंबर 2 पुट किया है, लेकिन इसको मैंने यहाँ प्रूव नहीं किया है, मैंने लिख दिया क्लियरली। आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब यू नीड नॉट प्रूव दिस लाइन, अदरवाइज प्रूफ विल बिकम टू लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा प्रूफ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, अब आप देखिए, अब हम कह रहे हैं does 1 and 2 implies, नाउ 1 को देखिए और 2 को देखिए। 1 मेरी ये लाइन दिख रही है आपको, 2 ये रही, तो 1 और 2 को मैं कंबाइन करके कह रहा हूँ S रो Y इज ए सबसेट ऑफ A डैश। बताइए कैसे कह रहा हूँ? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ S रो Y एक सेट है, ये SRX सेट में बिलोंग कर रहा है, और फिर यहाँ मैं कह रहा हूँ 1 में कि SRX सेट A डैश में बिलोंग कर रहा है। मतलब एक तरह से मैं कह रहा हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। इससे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ A इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक है, तो बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पर हमने SRX S रो Y इज अ सबसेट ऑफ A डैश लिख लिया हमने। ठीक है, और इससे फिर मैं ये लिख रहा हूँ, अगर
एस रो वाई एक सेट पूरा का पूरा ए डैश में आ रहा है, तो आप बताइए उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाई आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ए डैश में आने का मतलब ही यही है कि उसका ए से कोई लेना देना नहीं है। और अगर एस रो वाई इंटरसेक्शन ए फाई है, इसका मतलब ये हुआ कि y इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। याद कीजिए आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में नोट वाला पॉइंट, तो y इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब y बिलोंग्स टू डी डैश ए। तो y बिलोंग्स टू डी डैश ए, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, देखिए इधर यहाँ से, तो ग्रीन मार्क कर देता हूँ। y बिलोंग्स टू एस आर एक्स मानकर मैंने ये प्रूव कर दिया y बिलोंग्स टू डी डैश ए, तो a सबसेट b वाली स्टाइल हो गई, तो एस आर एक्स बिकम सबसेट ऑफ डी डैश ए। नंबर 3 पुट कर दिया मैंने, कंबाइनिंग 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 को कंबाइन कर रहे हैं, देखिए आप 1 क्या कहता है, इधर देखिए ये रहा 1, एस आर एक्स सबसेट ए डैश, और 3 क्या कहता है, एस आर एक्स सबसेट डी डैश ए। इसका मतलब आई कैन से एस आर एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन डी डैश ए। ये एक सेट थ्योरी का रिजल्ट है। A is a subset of B and A is a subset of C. It implies A is a subset of B intersection C. ठीक है, अब आप देखिए कुल मिला के मेन बात क्या आई, क्या मेरा वो काम हो गया जो मैं प्रूव करना चाह रहा था? डेफिनेटली हो गया। देखिए आप कैसे, मुझे इसको ओपन सेट प्रूव करना था। आई वॉन्ट टू प्रूव दिस टू बी ओपन। तो ओपन सेट प्रूव करने की टू वे स्ट्रेटजी क्या थी? मुझे एक एलिमेंट लेना था इसका, वो मैंने देखिए यहाँ लिया था, और फिर मुझे इस एलिमेंट को सेंटर मानकर एक ओपन बॉल सर्च करनी थी जो कि इसमें कंटेन हो जाए। तो वो ओपन बॉल मेरी आ चुकी है एस आर एक्स। ये एस आर एक्स इसमें कंटेन हो गई, तो कंटेन हो गई तो ये सेट मेरा ओपन हो गया, टू वे स्ट्रेटजी। और अगर ये ओपन हो गया तो फिर ये क्लोज हो गया, क्योंकि ऊपर मैंने ये लॉजिक दिया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब स्टेप 2 में मुझे क्या करना है? स्टेप 2 में मुझे अब इस थ्योरम का मेन पार्ट प्रूव करना है। मेन थ्योरम ये थी, देखिए इनको इक्वल प्रूव करना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा साहब कि देखिए बाय डेफिनेशन ये कौन है? ए बार, इट इज़ द क्लोजर ऑफ ए। इसको तो हम डेफिनेशन में ही क्लोज सेट कह देते हैं। हम क्या कहते हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। और यहाँ पर इन दोनों की इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने से पहले मैंने इसको पहले क्लोज सेट प्रूव किया है। तो ये इस थ्योरम का मेन एक ध्यान देने वाला पॉइंट है कि LHS इक्वल्स टू RHS करने से पहले जो LHS की नेचर है क्लोज, वही नेचर मैंने RHS की प्रूव करी है। अब इन दोनों को मैं इक्वल प्रूव कर रहा हूँ। ये एक कंपेरेटिवली इजी काम है। इट मीन्स स्टेप 2 इज कंपेरेटिवली इजी देन स्टेप 1। तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ए बार और ए यूनियन डी ए ये दोनों ही क्लोज सेट है, ये तो हमने कह दिया, और दोनों ही ए को कंटेन कर रहे हैं। बताइए कैसे? ये तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डेफिनेशन ए बार ए को कंटेन करता है, और ए यूनियन डी ए में तो ए है ही, क्योंकि ये पूरा सेट ए की यूनियन लेने से बन रहा है ना साहब, तो ये ए को तो कंटेन करेगा ही। तो ये दोनों ही, ये और ये दोनों ही ए को कंटेन करते हैं। लेकिन परिभाषा कहती है कि जो ए बार होता है ना साहब, वो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है। मतलब आप इसको यूँ इमेजिन कीजिए कि ये ए एक सेट है, इसको कंटेन कर रहे हैं, यानी इसके बाहर 2 सेट है। एक तो है ए बार, इसके बाहर एक तो इसके बाहर ए बार है, और एक इसके बाहर ए यूनियन डी ए है। दोनों ही ए को कंटेन कर रहे हैं। तो इन दोनों में से बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं ए बार सबसे छोटा सेट होता है, क्लोज सेट, जो ए को कंटेन करता है। तो फिर इन दोनों में रिलेशन ये हो जाएगा। ओके, नंबर 4। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं? अब मुझे इसका 7th में जो अभी मैंने प्रूव की बात, क्या प्रूव की? ये वाली बात 7th में जो मैंने अभी प्रूव की, मैं इसका नंबर क्या है? ये 4 है, 4 नंबर है ये। तो अब मैं एक यहाँ पर देखिए, आप इधर आकर ऊपर नंबर 7 यहाँ एक इक्वेशन में लेके प्रूव करने जा रहा हूँ। अभी प्रूव की नहीं है इसमें। इसका ठीक पहले मैं डायरेक्ट पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कर क्या रहे।
इसका ठीक हम रिवर्स प्रूव करेंगे। दोनों को कंपेयर कर लीजिए पहले आप, यानी कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए तरह की दो बात प्रूव कर देंगे, तो इनको कंबाइन करके कह देंगे ए बराबर बी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए हम कह रहे हैं कि ए बार बीइंग ए क्लोज सेट, ए बार एक क्लोज सेट है, तो यहाँ थोड़ा सा इसमें पिक्चर सही नहीं आई है, यहाँ लिखा है सेकंड डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट्स। तो अब याद कीजिए सेकंड डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट क्या थी, जो मैंने आपको बताई थी पिछले टर्नों पे, कि अगर कोई सेट ए क्लोज होता है इट मीन्स डी ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ये डेफिनेशन में अप्लाई कर रहा हूँ ए बार पे। क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं ए बार के लिए एक 100% एक गारंटेड फैक्ट जानता हूँ कि ए बार हमेशा एक क्लोज सेट होता है, तो कहने का मतलब फिर डी ए बार सबसेट ए बार हो जाएगा। फिर देखिए फर्दर ए इज ए सबसेट ऑफ ए बार, ए बार ए को कंटेन करता है, से मैं कह रहा हूँ डी ए इज ए सबसेट ऑफ डी ए बार। ये एक्चुअली एक थ्योरम है, थ्योरम 2.12 ए पार्ट, जो यहाँ ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये कहती है कि अगर कभी भी ए और बी दो सेट हैं जिनमें ये संबंध है ए सबसेट ऑफ बी, तो इससे हम इजीली ये प्रूव कर सकते हैं कि फिर डी ए फिर डी बी का सबसेट हो जाएगा। ये थ्योरम्स आपको अपने आप करनी है, तो ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने कंबाइन करना है, तो मैं लिख सकता हूँ डी ए इज ए सबसेट ऑफ ए बार, है ना। फिर हम कह रहे हैं ऑल्सो ए इज ए सबसेट ऑफ ए बार, ये तो हमने यहाँ भी जस्ट कहा ही था डेफिनेशन ऑफ ए बार। तो अब मैं इन दोनों को मैं कह रहा हूँ वी मस्ट हैव, इन दोनों को मैं किस तरह से कंबाइन करके ये लाइन लिख रहा हूँ। देखिए आप, ए सबसेट ए बार यहाँ कहा हमने और डी ए सबसेट ए बार हमने यहाँ कहा। इससे हम लिख रहे हैं ए यूनियन डी ए इज सबसेट ऑफ ए बार। ये एक सेट थ्योरी का नॉर्मल रिजल्ट है। ठीक है, अब लास्टली 4 और 7 से मैं लिख सकता हूँ ए बार इज ए इक्वल्स टू ए यूनियन डी ए। तो आई थिंक थ्योरम एक बार में समझ में आने वाली नहीं है, इसको आप 2-3 बार वीडियो को वापस देखिए और समझ में आ जाएगी डेफिनेटली। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। देन ये तो वो वाला पार्ट हो गया जो कि आपको याद रखना है, और फिर आपको थ्योरम 2.12 अपने आप करनी है, और एग्जाम्पल 5th, 8th, 9 ये थोड़े से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे एग्जाम्पल करने हैं, पर इन तीनों पे स्पेशली, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारे आपको ध्यान देके करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क।